गुड आफ्टरनून। लो में आ गया लेक्चर नंबर 2 लेके मैग्नेटिज्म एंड मैटर का। इससे पहले कि हम लेक्चर नंबर 2 का प्रारंभ करें, लेक्चर नंबर 1 का थोड़ा सा ब्रश अप कर लेते हैं। लेक्चर नंबर 1 में देखा था हमने कि मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय बार मैग्नेट। बार मैग्नेट की प्रॉपर्टीज देखी थी। हमने ये भी देखा था कि बार मैग्नेट में दो पोल होते हैं, एक्चुअली दो ही होते हैं, हमने देखे नहीं थे बट दो ही होते हैं। ये नॉर्थ है, ये साउथ है। नॉर्थ नॉर्थ रिपेल होते हैं, नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम आउट फ्रॉम नॉर्थ, go into south, but they do not end there. From the south they come back again to the north. In short, they form closed loops. नीचे भी इस तरह होगा। ये तो मैंने एक ही लाइन बनाई है, बाकी बहुत सारी हो सकती है। एंड ये तरफ पे सीधा। Okay, so this is the field line situation for a bar magnet. The biggest difference between field lines for magnetic field and for electric field is that electric field lines start from positive charge, end at negative charge. They do not come out from negative charge. Whereas in a magnetic field, in a bar magnet, magnetic field lines outside the magnet go from north to south, but inside the magnet they go from south to north. In short, they form closed loops. किसी point पे tangent मारो तो मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा at this point. Two magnetic field lines can never intersect each other. Crowded field lines indicate strong field, widely spaced field lines indicate weak magnetic field. उसके बाद अब जैसे वो n is equal to बीटा क्यूब एप्सिलॉन 0 है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में, ऐसा कोई इसमें नंबर नहीं है, सब ऐसी बातें हैं। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमने मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करा था इस बार मैग्नेट का। सपोज हमने कंपेयर किया था इस आइडिया को इलेक्ट्रिक डाइपोल के साथ, और हमने ये कहा था कि ये जो दो पोल्स हैं इनमें भी कुछ है। वी कॉल्ड इट मैग्नेटिक चार्ज, या क्या दूसरा नाम हमने इसका बोला था? वेरी वेल, एक बंदे को याद है, बाकी सब सो रहे हैं, नो प्रॉब्लम। एंड इसको हमने डिनोट किया था QM से, ये प्लस QM, ये माइनस QM। and magnetic dipole moment, gentlemen, MB bar is the product of pole strength into the distance between both the poles. SI unit of magnetic moment is ampere meter square, whereas the SI unit of pole strength is ampere meter. Okay, तो ये हमने देखा था। फिर हमने बार मैग्नेट और सोलेनॉइड को भी इक्वेट किया था, दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। सोलेनॉइड ड्यू टू करंट, बार मैग्नेट ड्यू टू समथिंग इनसाइड, वो क्या है वो पता चलेगा लेटर, बट दिस वाज द आइडिया। सोलेनॉइड एंड बार मैग्नेट बोथ आर इक्वल। एंड मैंने कॉइल में पोल देखना सिखाया था आपको कि अगर आपका करंट जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ पोल, तो वो कौन सा पोल है बंधु? नॉर्थ। एंटी क्लॉक बोले तो कौन सा टी? एंटी। कैसा सिखाया था मैं? एंटी, एंड मतलब नॉर्थ। एंड अगर तुम्हारा करंट क्लॉकवाइज जा रहा है तो वो कौन सा पोल होता है? साउथ, एकदम साउथ स्टाइल, बराबर है। तो करंट क्लॉकवाइज जाओ। अगर करंट की बात है, करंट की, किसकी बात है ये? करंट की, भूलना नहीं, किसकी बात है ये? करंट की। ये कौन फ्लो हो रहा है, ये कौन घूम रहा है? मैं घूम रहा हूं, करंट। हाँ, अगर करंट जाता है एंटी क्लॉकवाइज तो वो पोल है नॉर्थ, और अगर करंट जाता है क्लॉकवाइज तो वो पोल है साउथ। हमने संगे संगे ये भी देखा था कि व्हाट इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ सोलेनॉइड। मेरा फेवरेट, निया, नंबर ऑफ टर्न्स, करंट एंड एरिया ऑफ द कॉइल। एंड बार मैग्नेट का कितना था हमने अभी देखा? QM इंटू 2L। और हमने इन दोनों को इक्वेट किया तो मुझे मिला पोल स्ट्रेंथ ऑफ सोलेनॉइड QM is Nia by 2L and N by 2L is छोटा n, number of turns per unit length into area। तो ये हमने देखा था। एंड बहुत सारी और चीज भी देखी थी, कुछ इक्वेशंस देखे थे खासकर, जैसे टाउ बार इज M बार क्रॉस B बार which is MB sin थीटा। कुछ जबरदस्त इक्वेशंस, टाउ बार
is m bar cross b bar, tau is mb sin theta. फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ue, सॉरी मैग्नेटोस्टैटिक भूल जाता हूं मैं, माइनस मैं p बार डॉट e बार लिखने वाला, m बार डॉट b बार माइनस mb cos थीटा। शायद मैंने आपसे ये भी कहा था कि अगर थीटा 0 हो तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है, u इज माइनस mb cos 0 इज 1। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। एंड अगर थीटा 180 डिग्री हो जाए सॉरी, तो mb, क्योंकि cos 180 इज माइनस 1, माइनस माइनस प्लस, ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है, ये मिनिमम है, एंड दिस इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कोई पूछे सर 90 हो तो फिर 90 हो तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है महाराज, कुछ है ही नहीं, क्योंकि cos 90 कितना हो जाता है 0। तो ये सारी चीजें देखी थी हमने, वो भी देखा था ओमेगा इज रूट ऑफ एम बी बाय आई, नू अत्री नू 1/2 पाई रूट ऑफ एम बी बाय आई, एंड टाइम पीरियड t is 2 pi root I by mb। इसमें I was mi, मिशन इम्पॉसिबल नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बराबर, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया था पूरा का पूरा। तो बहुत ही मस्त ये सब काम देखा था हमने, और वो सब काम खत्म करके, अच्छा एक इक्वेशन में भूल गया, मैं हमेशा कुछ ना कुछ भूल जाता हूँ। वर्क डन टू रोटेट अ मैग्नेटिक डाइपोल by from angle theta 1 to theta 2 is given as work is mb cos theta 1 minus cos theta 2। तो ये सारे कारवा हमने देखे हैं, एंड आज की तारीख में शुरू करना है गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। हाँ सर, गॉस लॉ नाम तो सुना है हमने, बचपन में चैप्टर 1 किया था, बहुत ज्यादा बचपन में, एंशिएंट हिस्ट्री चैप्टर 1 में गॉस लॉ आया था, याद आती है गॉस लॉ की? क्या था उसमें? इंटीग्रल E bar dot dA bar means the integral of electric field over a closed surface। इसका मतलब closed surface। Anybody giving me the right hand side of this equation? No problem, I give myself। So integral E bar dot dA bar over a closed surface is sigma q by epsilon 0। सर क्या ऐसी तरह का इक्वेशन गॉस ने मैग्नेटिज्म के लिए भी बताया था? इसी के जैसा करीबन करीबन, बट थोड़ा फर्क है। क्या फर्क है? सबसे पहले गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिसिटी करने के लिए तुमको सबसे पहले एक डाइपोल पकड़ना पड़ेगा। ये है डाइपोल, आई एम श्योर यू नो, ये डाइपोल है। एंड डाइपोल की फील्ड लाइंस तो आपने देखी है, पॉजिटिव से शुरू होती है, नेगेटिव में जाती है, पॉजिटिव से शुरू होती है, नेगेटिव में जाती है। मैं कुछ भी करने से पहले, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म बताने से पहले, इसके साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहूंगा। तो सबसे पहली बात, मैं दो एरिया ले रहा हूं, सपोज ये पहला एरिया है, ओके, मैं एरिया दिखा देता हूं आपको, ये एरिया नंबर 1, और दूसरा ये एरिया नंबर 2। अब क्या दिखा रहे हो सर इसमें? ओके, हमने काट डाला ना। इन एरिया 1, लुक एट एरिया 1, डू यू अग्री, जितनी फील्ड लाइन एरिया 1 में घुस रही है, कितनी घुस रही है फील्ड लाइंस? 2, और कितनी निकल रही है? 2। व्हाट इज द नेट नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इनसाइड दिस सरफेस? 0, क्योंकि 2 घुस रही है, 2 निकल रही है, तो नेट कितनी बची? 0। सो इन एरिया 1, 2 field lines are entering and 2 are leaving the area। 2 field lines enter कर रही है, 2 field lines leave कर रही है एरिया को। तो what is the total number of field lines associated with area 1? 0। So total number
of field lines with area 1 is 0. Oh my god, इसका मतलब what is the flux associated with this surface? 0. एंड प्रूफ मिल जाता है कि इसमें कोई चार्ज है क्या इंक्लूडेड? इस एरिया 1 में अंदर, ये लाल कलर के एरिया के अंदर, इज देयर एनी चार्ज एसोसिएटेड विद दिस एरिया? नो, कोई इसमें लाल कलर के एरिया में अंदर कोई चार्ज नहीं है. तो हमारा राइट हैंड साइड भी प्रूफ हो गया कि 0 बाय एप्सिलॉन 0 कितना होता है? ये आंसर 0. इसका मतलब है कि हाँ, क्रिशुति, अरे लेट आए. हाय, अब आ गया? चलो बधाई हो. So what is the flux associated with area 1? So flux, electric flux with area 1 is 0 and charge enclosed is also 0. तो हमने यहां से ये देख लिया, इसका प्रूफ भी ले लिया कि इस एरिया में जितनी फील्ड लाइन एंटर कर रही है उतनी ही निकल रही है. So what is the total flux associated? 0. And right hand side में हमने देखा इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो सिग्मा क्यू भी कितना है? 0. अब एरिया 2 को देखो. अब जैसा मैंने इस एरिया 1 का किया, क्या कोई मेरे साथ एरिया 2 के बारे में बात कर सकता है? एरिया 2 का क्या कहना है? सबसे पहली बात, कितनी फील्ड लाइन एंटर हो रही है एरिया 2 में? एक भी नहीं. ओके. कितनी फील्ड लाइन निकल रही है एरिया 2 में से? 0. 4. ओरे, ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు 5. वन टू थ्री फोर फाइव. तो कितनी फील्ड लाइंस निकल रही है? नेट नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, इज इट 0? नो, 5 फील्ड लाइन है, क्योंकि एक भी अंदर घुस नहीं रही है, 5 बाहर निकल रही है. तो इसका मतलब है फ्लक्स इज ऑल्सो नॉन जीरो. सो नेट फ्लक्स इज ऑल्सो नॉन जीरो. अच्छा, तो इसका मतलब है एरिया 2 के अंदर कोई ना कोई चार्ज एसोसिएट होना चाहिए, है क्या? वाव, दिखाई दे रहा है सर, एरिया 2 में एक मस्त चार्ज है, प्लस क्यू. वाव. सो नेट चार्ज एनक्लोज्ड in area 2 is also non-zero. So यहाँ पे लिखता हूं मैं 5, यहाँ पे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे लिखता हूं प्लस क्यू. अच्छा, तो ये बात है कि इस तरह देखा जाता है फ्लक्स. वेरी गुड. तो आपने देखा ही ऑलरेडी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट एरिया के साथ. हमने उर्दू में यहां तक लिख दिया पूरा, इस तरफ आ गए. अब वापस देवनागरी में लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं और यो चलते हैं. ये खास इसलिए आपको ये बताया गया था कि आपको एक फ्लक्स का आइडिया आए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नेमली द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एसोसिएटेड विद एनी सरफेस. अब मैं बार मैग्नेट का डायग्राम बनाऊंगा और आप यही तरह का एनालिसिस मेरे साथ बार मैग्नेट के लिए करेंगे. ओके, चलिए जी, बार मैग्नेट कमिंग अप. वही अपना छोटा सा मोटा सा मुन्ना सा. अग्रीएबल है? अच्छा, अंदर कुछ बना है नहीं था. ओके, बना देते. सब लाइन बरोबर? ओके. अच्छा,
अब वैसे ही वो दो एरिया लेते हैं अपने, एक बाहर की तरफ, इसको कहते हैं एरिया 1, और एक सर अंदर की तरफ लो ना। हाँ लेते हैं, ये आपके लिए जान हाजिर है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, एक यहां ले लेते हैं। ये है अपना एरिया 2। अच्छा, सबसे पहले फ्लक्स को डिफाइन करें। मैग्नेटिक फ्लक्स is defined as the magnetic field associated with any area. Same definition as that of electric flux. Electric flux was also electric field associated with any area. Magnetic flux is also defined as the magnetic field associated with any area. Magnetic flux को define किया जाता है phi m से. Phi m is b bar dot da bar. छोटा सा मस्त सा. b bar is magnetic field, da bar is the area. तो b bar dot a bar लिखना है तो भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है. तो this is ba cos theta. So the first equation you saw for magnetic flux, here theta is the angle between b bar and a bar. You can see magnetic flux also, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी स्केलर था तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी स्केलर है, एंड इट्स SI यूनिट इज, भाई मैग्नेटिक फील्ड का SI यूनिट क्या, टेस्ला, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो टेस्ला मीटर स्क्वायर, और बेटर नोन एज वेबर. क्या नाम है इसका, वेबर, बराबर. 1 वेबर is 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर. तो ये हो गया फ्लक्स के बारे में जानकारी. अब मैं किसी क्लोज्ड सरफेस के लिए फ्लक्स लेने की कोशिश कर रहा हूं. सो लेट्स टेक मैग्नेटिक फ्लक्स associated with a closed surface. अच्छा, सबसे पहली क्लोज सरफेस कंसीडर कर रहे हैं हम नंबर 1. आप देख रहे हैं नंबर 1 को? ओके. अगर नंबर 1 को देख रहे हैं तो उसको देख के कोई मेरे को बता सकता है कितनी फील्ड लाइन एंटर कर रही है और कितनी निकल रही है? क्या है सीन? 0 2 एंटर कर रही है, निकल रही कितनी? 2 एंटर कर रही है, 2 एंटर कर रही है, 2 निकल रही है, तो नेट कितनी? नेट 0 है, बराबर है ना? डू यू अंडरस्टैंड मैं क्या कह रहा हूं? सर आप कैसे देखते हो घुसती कहते हैं? अरे भाई ये एरो दिख रहा है, घुस रही है, और यहां से बाहर निकलती कहते हैं ये एरो दिख रहा है, बाहर निकल रही है. तो 2 घुस रहे लिए, 2 बाहर निकल रहे लिए. सो इन एरिया 1 2 field lines are entering and 2 field lines are leaving. So based on that मैं ये इंपॉर्टेंट बात लिख सकता हूं कि what is the net number of field lines associated with area 1? So net number of field lines associated with area 1 कितना है? 0. अगर नेट नंबर ऑफ फील्ड लाइन 0 है श्रीमान, तो नेट फ्लक्स कितना एसोसिएटेड होगा? 0. सो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है एक्चुअली. लोग ये बात को कनेक्ट करना भूल जाते हैं कि योर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, हमने चैप्टर 1 में खास यही देखा था कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एसोसिएटेड जितनी होगी ना, उतना ज्यादा फ्लक्स एसोसिएटेड होगा. अगर नेट नंबर ऑफ फील्ड लाइन 0 है, 2 आ रही 2 जा रही, तो तुम्हारा नेट फ्लक्स भी क्या होगा? 0. सो नेट फ्लक्स, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स associated with area 1 is also 0. तो ये तो एरिया 1 जैसा वो डाइपोल का लिया था अभी थोड़ी देर पहले, वैसा हो गया.
हमने एरिया 2 जब लिया था इलेक्ट्रिक डाइपोल का तो हमको अच्छे अच्छे रिजल्ट मिले थे। आओ हम एरिया 2 लेके देखते हैं, आपके सामने ये सारा मामला। तो एरिया 2 के साथ वही तरकीब करनी है, वही एनालिसिस करना है जो एरिया 1 के साथ किया हमने, कोई धोखाधड़ी नहीं, कुछ नहीं। सो एरिया 2 फॉर एरिया 2, बहुत ही शांति से, एकदम शांति से देखो कितनी फील्ड लाइन आ रही है। एरिया 2 नजर आवे सर? यस सर। ओके, कितनी फील्ड लाइन एंटर हो रही है? सर गिनती करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, कोई टेंशन नहीं। 1 2 3 4 और पूरे 5 फील्ड लाइन, 5 फील्ड लाइंस आर एंटरिंग। वेरी गुड, आई एम होपफुल नाउ कि कुछ अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कितनी निकल रही है? 0। क्या बात कर रहे हैं, सच्ची? एकदम कैसे लगा लिया हिसाब? आओ देखें, ये बाहर निकलने वाली 1, ये बाहर निकलने वाली 2, ये 3, ये 4 और ये 5। और सिट 5 फील्ड लाइन एंटर कर रही है एंड 5 फील्ड लाइंस आर लीविंग द एरिया। ओ माय गॉड। तो इस केस में भी what is the net number of field lines? 0. So net number of field lines linked with area 2 is also 0. And consequently, what is the net magnetic flux associated with this area? 0. अगर नेट नंबर ऑफ फील्ड लाइन 0 है तो नेट फ्लक्स एसोसिएटेड भी 0 होगा। सो नेट फ्लक्स, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विथ एरिया 2 इज ऑल्सो सैड सिचुएशन, 0 है। आपने ये नोटिस किया, हमने एरिया 1 जो है वो आउटस्कर्ट्स में लिया था और एरिया 2 है उसमें एक आध पोल को हमने इंक्लूड किया है और इसमें 0 आया। अगर मैं ऐसा ही कोई एरिया यहां लेता तो क्या आंसर में कोई बदलाव आता? लेट अस कॉल इट एरिया 3। क्या आंसर में कोई बदलाव आता कि 0 ही रहता? 0 ही रहता। अब कोई शाना ये ना बोले सर ये तो कट जाती है। अबे कट नहीं जाती, ये आगे से आ रही है, कटने वाली नहीं है ये, बराबर। सो जितनी एंटर हो रही है उतनी एग्जिट हो रही है, तो नेट फ्लक्स इसके साथ भी कितना है? 0। ये सब देख के ही गॉस ने कहा, सो गॉस's लॉ स्टेट्स दैट, लेडीज एंड जेंटलमैन, गॉस's लॉ का इक्वेशन आ रहा है, इंटीग्रल ओवर अ क्लोज सरफेस b bar dot da bar is equal to 0। मतलब आप नेट मैग्नेटिक फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस पे ले लो, कोई भी क्लोज सरफेस पे ले लो, वो हमेशा कितना होगा? 0। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कारण क्या है? तुम पूछे सर कारण क्या है? कारण एक ही है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर फॉर्मिंग क्लोज्ड लूप्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप्स एंड एज अ रिजल्ट तुम्हारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स नॉन जीरो हो सके। पर मैग्नेटिक फ्लक्स आप चाहे कहीं भी ले लो, कोई भी सिचुएशन में मैग्नेटिक फ्लक्स इज ऑलवेज 0। दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स स्टेटमेंट क्या है? लिंक्ड विथ अ क्लोज सरफेस इज ऑलवेज बिग फैट 0। और अगर कोई पूछे तुमसे कारण क्या है, क्यों 0 है? बिकॉज the total number of lines entering the surface is always equal to the total number of lines leaving the surface, चाहे एरिया कोई भी हो। Fair enough. So this was Gauss's law for magnetism। मैं कारण लिख दूं कहीं पे? कारण यहां लिख देता हूं मैं, because ये हम फिर से उर्दू लिख रहे हैं। This is because the number of magnetic field lines
entering a surface is equal to the number of field lines, magnetic field lines, right sir ji, leaving that surface, lagging nahi, leaving that particular surface. बरोबर है. तो एक बहुत ही जबरदस्त लॉ था ये गॉस का, और बहुत बढ़िया. इंटीग्रल v बार डॉट dA बार over a closed surface is 0, अर्थात the magnetic flux linked with a closed surface is always 0, contrasting it with the fact that the electric flux linked with a closed surface, line integral नहीं, surface integral E bar dot dA bar is sigma q by epsilon 0. एंड इस बात से वापस एक बात प्रूव हो जाती है कि सिंगल मैग्नेटिक पोल्स, मैग्नेटिक मोनोपोल्स, they do not exist. Only magnetic dipoles are found to exist. Electric monopoles can exist, no problem. सिंगल इलेक्ट्रिक चार्ज मिल गया, ले ले बेटा ऐश कर. पर सिंगल मैग्नेटिक पोल, मैं ये नहीं कह सकता ले बेटा नॉर्थ जी ले अपनी जिंदगी जा, नहीं हो सकता. मैं तुमको सिंगल नॉर्थ नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि है ही नहीं. क्यों है ही नहीं? क्योंकि जहां नॉर्थ होगा वहां उसके साथ, उसके पिछवाड़े में उसका साउथ जरूर होगा. सिंगल कॉइल भी हो, सिंगल रिंग, तुम इस तरफ से देखोगे तो करंट एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, वो नॉर्थ है. पीछे आके देखोगे करंट क्लॉकवाइज जा रहा है, वो पोल साउथ है. इस तरफ नॉर्थ, इस तरफ साउथ. मैटर इज क्लोज्ड. आई रेस्ट माय केस. बराबर. तो गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म था ये. अब चलते हैं एक बहुत ही मिसरिप्रेजेंटेड टॉपिक पे. अरे ये टॉपिक ने तो घड़ा पीटा, अच्छे लुढ़क गए इस टॉपिक में. लोचा क्या है सर, बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है क्या? नहीं, डिफिकल्ट नहीं है. बस इसके लिए थोड़ा सा इमेजिनेशन जरूरी है और एक सही नॉलेज और सही रास्ता जरूरी है, जो बहुत से लोग नहीं ले पाते. एज अ रिजल्ट इसमें फंसते चले जाते हैं. एंड ये बाबत फिर क्लैरिटी लाने में बहुत देर हो जाती है. वन ऑफ द मोस्ट मिसरिप्रेजेंटेड टॉपिक्स, वन ऑफ द मोस्ट लीस्ट अंडरस्टूड टॉपिक्स, इसका नाम है अर्थ मैग्नेटिज्म. अच्छा, अर्थ का मैग्नेटिज्म है, अच्छी बात है. तो सबसे पहले तो हमको कैसे पता चला कि अर्थ के पास, हमने लास्ट टाइम जो सबसे पहला टॉपिक लिखा था सम नोन फैक्ट्स अबाउट मैग्नेटिज्म, उसमें हमने सेकंड पॉइंट लिखा था अर्थ के पास भी मैग्नेटिक फील्ड है करीबन 10⁻⁵ टेस्ला. तो हमको कैसे ज्ञात हुआ, हमको कैसे पता चला कि अर्थ में भी ये मैग्नेटिक फील्ड है? कैसे पता चला? इन एंशिएंट ग्रीस, ये शुरुआत वहां से हुई. long back, this is ancient history. In ancient Greece there were some shepherds, जो शेपर्ड जो बकरियां चराते हैं वगैरह. तो उस टाइम पे वो लोग जो जूते पहनते थे उनमें लोखंड के खिल्ले लगे हुए थे. ये हम सिलाई विलाई तो आज लेते हैं, आज आपके बूट में सिलाई है, सैंडल में सिलाई है, पर उस टाइम पे चमड़े की जूतों में कील ठुकते थे. तो वो खिल्ले लोखंड के होते थे, तो वो चलते थे, गाय भैंस चरा रहे थे, जूते चिपक गए मेरे. अरे बाप रे, क्या, अरे ये अर्थ के अंदर से कोई खींच रहा है, तो ये जूता चिपक रहा है मेरा. सो ये जूता चिपकने से ये पूरा कांड शुरू हुआ. सो इन एंशिएंट ग्रीस शेपर्ड्स experienced their shoes getting attracted to the earth. आनंदमय, कैसा लगता होगा, मस्त. The shoes were having iron nails. Shoes had iron nails. मेरे को एक बंदे ने ये पूछा था, सर खिल्ली तो लग ना जाए पैर में? बेटा कभी तुमने ये जमाने के लोग हो, तुमने कभी देखा नहीं है, पर अगर
या आपके सारे जूते तो सिलाई वाले आते हैं, मशीन से सिलाई करते हैं लोग, बट एंशियंट जगह पे जूतों में खिल्ले लगते थे, और कभी कभी खिल्ले उखड़ जाते थे ना तो लगते भी थे, पैर में चुभते भी रहा है, चुभ रहा है, फिर वो कॉबलर के पास जाइए ना, अरे अंकल हथौड़ा मार दो, तो वो मार देते थे। तो एंशियंट ग्रीस में ये पहली बार ये चीजें एक्सपीरियंस हुई, चाइना में भी ये चीजें एक्सपीरियंस हुई, और बहुत सी और जगह पे ये एक्सपीरियंस हुआ कि लोगों के जूते चिपकने लगे। तब अंदाजा आया कि अर्थ के अंदर कुछ ऐसा है जो इसको मेटल अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी दे रहा है। तब से पता चला कि अर्थ में भी ये मैग्नेटिक फील्ड है। सो इट वाज सीन दैट अर्थ आल्सो possessed मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, ये मैग्नेटिक फील्ड इतना पावरफुल नहीं है कि यहां से हाथ किया और पड़ाक करके वो जूता खींच के आ गया, नहीं, इतना भी पावरफुल नहीं है। नहीं तो सारे के सारे मेटल कभी कुछ ऊंचा हो ही नहीं पाता, वो सब चिपके ही रहते, कुछ उखाड़ने के लिए तो जान निकल जाती। ये मैग्नेटिक फील्ड काफी छोटा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड is nearly 10 raised to minus 5 टेस्ला, करीबन 10 raised to minus 5 टेस्ला के आसपास है। तो इतना ये छोटा मैग्नेटिक फील्ड है, और छोटा मैग्नेटिक फील्ड है तो उसकी वजह से ये बार मैग्नेट वगैरह को टॉर्क वगैरह देता है, एंड चीजें डिफ्लेक्ट होना पॉसिबल है। बेस्ट ये भी था, बेस्ट प्रूफ क्या है कि सपोज तुमने कोई मैग्नेटिक नीडल रखी, सपोज तुम्हारे पास कोई मैग्नेटिक नीडल है, बराबर, लेट अस से ये उसका नॉर्थ है, ये उसका साउथ है। तुमने फिलहाल इसको रखा है, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, क्या इसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, क्या इसमें टॉर्क लगेगा, हाँ या ना? अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल को आप ऐसे ही रख दो, कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल को बगैर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे ऐसे ही रख दो, विल इट एक्सपीरियंस टॉर्क? नो। उसी तरह if you have a magnetic needle, you can call it a magnetic dipole, and you keep it in a place, if there is an external magnetic field, only then it will experience torque. तो अगर मेरे पास कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ये रहा, डू यू एग्री, ये यहां से इस तरफ आ जाएगा, सो इस सिचुएशन वो टॉर्क लगा के इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलाइन होने की कोशिश करेगा, तब जाके उस पे टॉर्क लगेगा। ओरिजिनल ऐसा था, उधर से ऐसा हुआ, तो उसके लिए फील्ड होना जरूरी है कि नहीं? एक्सटर्नल फील्ड होना बहुत जरूरी है। सपोज मैं इस कमरे में ये मेरे पास मैग्नेटिक नीडल है, और मैं इसको डोरी से लटका देता हूं, बराबर। डू यू अग्री, मेरे घर में तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो इसको वैसे ही रहना चाहिए ना जैसा मैं छोड़ू, हाँ या ना? नहीं, हाँ या ना? मैंने डोरी से इसको लटकाया है, मेरे घर में कोई भी मैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट नहीं है, मैंने घर को पूरा सैनिटाइज किया है, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं, कुछ नहीं, और मैं अब इसको लटकाता हूं तो इसको जैसा मैं छोड़ता हूं वैसे ही रहना चाहिए, पर जैसे मैं छोड़ देता हूं मैं देखता हूं कि ऐसे आके वो अटक जाता। भाई क्या भाई, तेरे को मैंने ऐसा छोड़ा था, तू ऐसा क्यों घूम गया? ये घूम गया, मेरे को जवाब नहीं दे रहा है क्यों घूम गया, पर मेरे को पता है ये तभी घूमेगा जब कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगा, है ना? बगैर फील्ड के तो थोड़ी घूमने वाला ही है। तब मुझे जाके पता चला कि भले मेरे घर में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, पर मेरा घर जिस एरिया में है उसको धरती कहते हैं, अर्थ, वो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हर जगह है, और उसी के अंदर में, उसी को अंडर एक्सपीरियंस होते हुए इसको टॉर्क लगा। सो व्हेन अ मैग्नेटिक नीडल is kept at any point
it moves and aligns itself in the direction of the magnetic field due to the earth. A freely suspended magnetic needle will align in the direction of the magnetic field of the पर सर आप मीटिंग रिकॉर्ड क्यों नहीं कर लेते? वो उसमें भी दिक्कत है ना, वो देयर आर सो मेनी इश्यूज कि वो कभी कभी स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं हो पाता, ये भी सब लफड़ा रहता है. चलो लेट्स गेट बैक टू बिजनेस. तो एज आई सेड, ये मेरा अर्थ है, ये अर्थ का जियोग्राफिक नॉर्थ, ये अर्थ का जियोग्राफिक साउथ, एंड दिस प्लेन which is passing through the geographic north and the geographic south is called the geographic meridian. So if you want to define it, you can define it. The plane that contains the geographic north and the geographic south is called the geographic meridian. हमने तो सोचा था कि हमारा जो मैग्नेटिक नीडल है वो इसी तरह अलाइन होगा, पर हमने जब अलग अलग पॉइंट्स पे रखा तो हमने देखा कि वो इस तरफ अलाइन नहीं होता, वो यों 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 अलाइन होता है. एंड एज अ रिजल्ट हमने ये डेसिफर किया, हमने ये कंक्लूड किया कि अर्थ के नॉर्थ और साउथ जियोग्राफिक नॉर्थ और साउथ से अलग है. तो ये पॉइंट जो है इसको हमने नाम दिया मैग्नेटिक नॉर्थ, एनएम कहते हैं इसको, और ये पॉइंट है इसको कहते हैं मैग्नेटिक साउथ, एसएम कहते हैं इसको. ये जियोग्राफिक नॉर्थ है एसजी और ये जियोग्राफिक नॉर्थ है एनजी. और इन दोनों, अच्छा ये जो प्लेन है which contains the magnetic north and the magnetic south is called magnetic meridian, and the angle between the geographic meridian and the magnetic meridian is denoted as D and is called magnetic declination. So the declination actually it is the angle between the geographic meridian and the magnetic meridian. एंड हर जगह पे अलग अलग होता है, कुछ कुछ जगह पे ज्यादा होता है, कुछ कुछ जगह पे कम होता है. फॉर एग्जाम्पल इन दिल्ली, राजधानी कैपिटल दिल्ली, 0 डिग्री 41 मिनट्स वेस्ट जैसा है, या वेस्ट या ईस्ट है, ईस्ट मतलब 0 डिग्री 41 मिनट. एंड मुंबई में फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द कंट्री 0 डिग्री 56 मिनट्स वेस्ट है, मतलब बहुत कम एंगल है. तो दिल्ली या मुंबई में तुम अपना मैग्नेटिक नीडल लेके जाओगे ना, वो जिस तरफ पॉइंट करेगा ना वो थोड़ा ही अलग होगा एक्चुअल नॉर्थ, ज्योग्राफिक नॉर्थ से बहुत कम डिफरेंस है. जबकि एक्चुअली आप देखने जाओ कि डी की वैल्यू करीबन 11 डिग्री 3 मिनट जितना है, मैक्सिमम वैल्यू 11 डिग्री 3 मिनट जितना है. ये ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का जो एंगल है इट इज नियरली 11 डिग्री. तो यहां ये फर्क पड़ता है. तो अर्थ का मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिक मेरिडियन तो देख लिया. अब मैं आपको अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाता हूं. हमने ये इमेजिन किया हुआ है कि ये जो मैग्नेटिक पोल्स हैं, तुमने बार मैग्नेट की भी फील्ड लाइंस देखी हैं, तो काफी आसान होगा रिलेट करना. तो फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ द अर्थ, ये सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम प्रूव होगा समझने के लिए. भाई मेरा अर्थ, ये रहा मेरा अर्थ. बार मैग्नेट में याद है कहां से निकलता था वो, क्या बोलते उसको, फील्ड लाइंस, और कहां घुसती थी, साउथ. अच्छा अच्छा, तो कुछ ऐसे ही, ऐसा है ना, यहाँ पे और यहाँ पे है. मतलब आपको बताओ, ये जो अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ है ना, वो है करीबन नॉर्दर्न कनाडा में, और ये जो इसका साउथ है वो एंटार्क्टिका के आसपास पड़ता है कहीं पे. सो जो हम पहले नॉर्थ पोल साउथ पोल ज्योग्राफिक का यहां पकड़ते थे, मैग्नेटिक नॉर्थ इज नॉर्दर्न कनाडा एंड मैग्नेटिक साउथ इज करीबन एंटार्क्टिका. एंड फील्ड लाइंस कुछ ऐसी हैं. वाह,
आहा, आनंद आनंद, बरोबर है ये कि कुछ ज्यादा ही ये किडनी जैसा दिख रहा है? वो मैन, हाय 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 हाय, बराबर है। सो इस तरह पूरा वर्कआउट होता ही है। ये फील्ड लाइंस है। ओके, तो ये तुम्हारा नॉर्थ है, इसको नॉर्थ, इंग्लिश में नॉर्थ बोलते हैं, और ये तुम्हारा साउथ है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से शुरू होती है और साउथ में जाती है। इस तरह पूरा वर्कआउट होता है। बट अर्थ के लिए एक्चुअली इस तरह उल्टा सिस्टम है। ये फील्ड लाइंस यो जाती है, ये तुम्हारा जो तुम्हारा मैग्नेटिक नीडल दिखाता ना वो इस तरह है। क्या बात, वाह, अंदाजा आ रहा है तुमको किस तरह मैंने दिखाया आपको? मैं अगर मैग्नेटिक नीडल यहां रखूं तो कैसा दिखेगा, यहां 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 कैसा दिखेगा? यहां आके आपने देखा, यहां आके मैग्नेटिक नीडल सीधा वर्टिकल हो जाएगा। ये नॉर्थ, सो इट विल पॉइंट एक्चुअली वर्टिकली डाउनवर्ड्स। उसी तरह यहां भी अगर रखूं, ये गंदा नीडल है, अच्छा नीडल बनाता हूं, वो भी किस तरफ पॉइंट करेगा, इसी तरह। ये इसका साउथ, बरोबर। सो जो पॉइंट पे मैग्नेटिक नीडल, अगर तुम मैग्नेटिक नीडल यहां रखोगे तो यहां हो जाएगी, यहां रखोगे तो यो 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 यो, और यहां आके तो वर्टिकल हो जाएगी। तो पोल्स पे मैग्नेटिक नीडल इस तरह, अगर मैं सोचूं कि घूम रही है इस तरह प्लेन में, हम जब यहां पे खड़े, सपोज इक्वेटर पे खड़े हैं, ये इक्वेटर है, इक्वेटर पे मैग्नेटिक नीडल सीधी होगी। जैसे जैसे तुम ऊपर जाते जाओगे मैग्नेटिक नीडल यो 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 यो, और जैसे ऊपर पोल पे पहुंच गए यो हो जाएगी वर्टिकल सीधी। तो वहां उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सीधा नीचे की तरफ है। तो एज अ रिजल्ट मैग्नेटिक फील्ड वो वर्टिकल नीडल, इट विल बिकम एब्सोल्युटली वर्टिकल। तो एक नई चीज डिफाइन करने का वक्त आया है। द एंगल that the needle makes with the horizontal, that is called angle of dip, या जिसे हम कहते हैं इंक्लिनेशन। आप इसको आई कह सकते हो, आप इसको डेल्टा कह सकते हो, आपको जो कहना है वो कह सकते हो। सर ये एंगल ऑफ डिप होता क्यों है? क्योंकि हमारी फील्ड लाइन सीधी नहीं है। आपने देखा हमारी फील्ड लाइन यहां निकलती है और यहां जाती है। तो अगर तुम नीडल यहां रखोगे तो इस तरह होगी, यहां रखोगे इस तरह टेंजेंशियल होगी ना, टक 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 टक। सो इक्वेटर पे रखोगे सीधी, थोड़े और ऊपर जाओगे आप, मैग्नेटिक फील्ड लाइन टर्न मार रहा है, ऐसा फील है। तो द एंगल मेड बाय द needle with the horizontal keeps on changing. So if I were to show you this diagram, let me first define it. The angle made by the Earth's magnetic field with the horizontal is called inclination or angle of dip, denoted as I. If I were to show you the angle of dip, it would be something like this. This was a very lovely diagram. I think one of the best diagrams. टेक्स्ट बुक में नहीं है diagram. ये हॉरिजॉन्टल है और इस तरह अर्थ का फील्ड जा रहा है, इट इज डिपिंग। तो ये एंगल है I, एंड एज यू कैन सी आप इसके दो कंपोनेंट्स बना सकते हैं। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसको मैं नाम दूंगा HE, और एक वर्टिकल कंपोनेंट जिसको मैं नाम दूंगा ZE। I call it he and she.
मतलब Z, he and Z. From the figure, I'm sure you can see he is BE cos I, जिसके साथ थीटा उसके साथ cos, and Z is BE sin I. Here HE is called the horizontal component of the Earth's magnetic field, and Z is called the vertical component of the Earth's magnetic field. You can call it he and Z. अच्छा, अगर तुमको मैं इन दोनों का डिवाइड कर लूं तो मुझे tan I मिलेगा. So tan I थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा मैटर. So tan I dividing 2 and 1 sin I by cos I by sin I by cos I, BE cut, isn't it ZE by HE? So what will be tan I actually? The vertical component upon the horizontal component is tan I. And अगर मैं squaring and adding 1 and 2 करूं तो BE square sin square I plus BE square cos square I is ZE square plus HE square, which will give me BE square is HE square plus ZE square. So Earth's magnetic field BE is root of HE square plus ZE square. ये चार इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. Horizontal component HE is BE cos I is the angle of dip. Vertical component ZE is BE sin I. BE is the Earth's magnetic field and HE horizontal component, ZE vertical component. दोनों को divide किया, I get tan I is vertical component over horizontal component, and Earth's magnetic field BE is root of HE square plus ZE square. Horizontal component का square plus vertical component का square. This is Earth's magnetic field. Let me go back to that line. मैंने आपको कहा था इक्वेटर पे ऐसी लाइन जाती थी, इक्वेटर पे वो सीधी थी, ऐसा ही मतलब ऐसी. तो ये लाइन पे what will be the vertical component? 0. इक्वेटर पे vertical component क्या है? 0. and horizontal component क्या है? full. So कुछ टिप्स दे देता हूं. टिप्स नोट में भी लिख सकते हो. 1, on the equator, angle of dip I. Is the needle dipping? No. So what is the angle of dip? What is the angle made by needle with the horizontal? 0. I is 0. So how much is ZE? How much is sin 0? 0. And how much is HE? Cos 0 is 1. So that is on equator only horizontal component is present. Vertical component is 0. अच्छा, पोल्स पे हम यहां गए थे, टिक 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 ऐसा हो गया. कितना एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ अब ये नीडल? 90. पोल्स पे कितना एंगल बना रहा है ये? 90. सो ऑन द पोल्स angle of dip, डेल्टा नहीं आई बोलते हैं,
कभी कभी कुछ भी बोल देते। I is 90 degree. So how much is ZE? Wow. Sin 90 is 1. So ZE is B. And how much is HE? 0. My God. So that is on the poles, horizontal component is absent and vertical component is present. कभी कभी ये याद रखना भी मस्त रहता है। इक्वेटर पे तुमको दो लोगों का पॉसिबिलिटी है। एक है तुम्हारा भाई और एक है तुम्हारी वाइफ, बराबर। कोई एक बंदा है, उसके पास दो ऑप्शंस है, एक भाई है और एक वाइफ है। कहीं लेके जाने का है किसी को। अब इक्वेटर पे तो गर्मी बहुत होती है, इक्वेटर पे गर्मी बहुत होती है क्योंकि सनरेज डायरेक्टली पड़ती है ना इक्वेटर पे। गर्मी ज्यादा है तो वो किसको ले जाएगा? भाई को ले जाएगा या बीवी को ले जाएगा? भाई को ले जाएगा ना, क्योंकि बाटली वाटली ठंडा पानी वगैरह लाने के लिए बंदा चाहिए, लोड उठाने के लिए बंदा चाहिए। तो ऑन द इक्वेटर ही इज देयर, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज देयर, शी इज एब्सेंट। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? इक्वेटर पे मैं इस तरह याद रखता हूं, इक्वेटर पे ही इज देयर, शी इज नॉट देयर। जबकि ऑन द पोल्स, भाई स्विट्जरलैंड पोल्स पे है, किसके साथ जाओगे स्विट्जरलैंड? ही के साथ या शी के साथ? पब्लिक सोच रही है किसके साथ जाए, तुम लोग डिसाइड करो। बट जनरल पब्लिक, जनरल पॉपुलेशन विल गो विथ शी। तो ऑन द पोल्स ही इज एब्सेंट, ही की जरूरत नहीं है, शी इज देयर। सो इक्वेटर पे गर्मी होती है तो ही इज देयर, शी इज नॉट देयर। पोल्स पे ठंडक होती है तो ही इज नॉट देयर, शी इज देयर। But it might sound a little offensive to people, but this is the way we can remember this. All right. So this is how the entire idea works. एक आध दो न्यूमेरिकल करके कल्टी मारते हैं, मैटर क्लोज करते हैं। यहाँ पे अर्थ का मैग्नेटिज्म खत्म हुआ, सब कुछ क्लियर हो रहा है। तीनों बातें डिस्कस कर ली हमने, डेक्लिनेशन, डिप और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। आई एम लुकिंग एट नंबर I want you to do illustration 5.8 for homework. हम 5.9 करते हैं, चलो illustration 5.9. Is there anyone who can guide me for illustration 5.9? Yes sir, you can guide yourself. Okay. In the magnetic meridian of a certain place, the horizontal component HE is how much? 0.26 Gauss, and the dip angle I is 60 degree. What is the magnetic field of the earth at this location? But do you have any relation that comprises HE, I and BE? अभी थोड़ी देर देखा, पहले horizontal component of the earth's magnetic field, he is BE cos I. So how much will be BE? Do you agree it will be he by cos I? How much is HE? 0.26. And how much is I? 60. How much is 60 people? Cos 60? So 0.26 का double, 0.52 Gauss. Is that checkable? सही है. We are looking at numerical number 10. Numerical 10. क्या कहता है numerical 10? At a certain location in नहीं वो तो 11 है. A magnetic needle free to rotate in a vertical plane parallel to the magnetic meridian has its north tip pointing down at 22 degree with the horizontal. ये क्या हो गया? Dip हो गया ना? I is 22 degree. The horizontal component of the Earth's magnetic field is 0.35 Gauss. So he is 0.35 Gauss. क्या चाहिए? What is the Earth's magnetic field? ले यार क्या है? सेम टू सेम बातें,
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मेरे पास इक्वेशन है HE is B cos I. So how much is BE, gentlemen? HE by cos I. HE by cos 22. So if you don't know cos 22, you can write sin 90 minus 22. So you can also write it as HE by sin 68. तो आप sin 68 फाइंड करो. sin 60 कितना है? 0.866. तो 0.9 के आसपास होगा. एंड HE 0.35. 0.35 by 0.9 कितना आंसर आ रहा है? करीबन करीबन ये 5 पॉइंट कौन सा है? 10.38. वाओ, वी लव दैट. 0.38. ये मैंने जस्ट ऐसे रफ मारा. ओके, तो ये था 5.10. वी आर लुकिंग एट 5.11 इमीडिएटली. 5.11 में क्या कहता है? एट अ सर्टेन लोकेशन इन अफ्रीका अ कंपास पॉइंट्स 12 डिग्रीज वेस्ट ऑफ द जियोग्राफिक नॉर्थ. लेडीज एंड जेंटलमैन, ये जियोग्राफिक नॉर्थ है, ये जियोग्राफिक साउथ है. और अगर तुम्हारा कंपास ऐसे पॉइंट करता है 12 डिग्रीज वेस्ट, इसका मतलब ये क्या है? डेक्लिनेशन. तो डेक्लिनेशन is 12 degrees. Okay, the north tip of the magnetic needle of a dip circle placed in the plane of magnetic meridian 0.60 degree above the horizontal. dip आ गया रे 60 degree. The horizontal component is 0.16 G. HE is 0.16 G. Specify the what? Direction and magnitude of the Earth's magnetic field. अरे यार, magnetic field BE find करना है भाई. It is as simple. BE is HE by cos I. HE कितना है? HE 0.16 and cos 60 is 0.5. 0.16 by 0.5 बराबर है ये. सो उस प्लेस का डेक्लिनेशन है 12 डिग्री और उस पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 0.32 गॉस. ऑलराइट. एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने नोटिस किया, उसने बोला पॉइंट्स अप अबव द हॉरिजॉन्टल. सर अबव द हॉरिजॉन्टल कैसे करेगा भाई? ये अर्थ है और ये लाइन यहां थी ना, ऐसा, तो नीचे भी ऐसे ही जाएगी और टक 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 यहां पे सीधी होगी इक्वेटर पे, फिर वापिस घूमने लगेगी. इक्वेटर पे डिप 0, फिर घूमना शुरू होता है. उसी तरह इक्वेटर पे डिप 0, फिर यहां होता है, नीचे जाता है. सो वो अबव दी, वो ऐसा पॉइंट कर रही है. आपको अंदाजा आया? सो दिस पॉइंट इज इन द सदर्न हेमिस्फीयर. तो यहां से हमको पता चल रहा है अफ्रीका जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर में आता है. एज इफ वी डिड नो, बट वी नो कि अफ्रीका इज इन द सदर्न हेमिस्फीयर. और कुछ अपने को करने का है क्या न्यूमेरिकल में? रुको एक सेकंड देख लेता हूँ, कुछ अगर हो तो कर देंगे. नहीं, ठीक ही है. ओके, ऑलराइट, आई थिंक वी आर गुड. आज के लिए काफी काम हो गया है. आप लोग घर पे जाके ये डिप वगैरह देखें, इसमें डिप हो जाना, और जो भी मैंने करा है वो फिर से एक बार देख लेना. और मिलेंगे नेक्स्ट टाइम और कुछ नई धमाधमी मचाएंगे. थैंक यू सो मच. आउचो.